हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज का एपिसोड हमारे सभी देशवासियों के लिए काफ़ी अहम है। भारत और चीन के बीच लद्दाख इलाके में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा, और साथ ही नेपाल ने भी भारत के 3 अहम मकामात को अपने नए नक्शे में शामिल कर लिया है। ऐसा लग रहा है कि दोनों पड़ोसी भारत के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब से नेपाल के रिश्ते भारत से बिगड़ने शुरू हुए हैं, उसके साथ साथ उसके रिश्ते चीन से नज़दीक हो रहे हैं। और हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि अगर चीन का सपोर्ट नेपाल को ना होता तो नेपाल ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता था कि वो नया नक्शा बना ले और पार्लियामेंट में भी पास करा ले। अब तक वहाँ की प्रतिनिधि सभा ने नया नक्शा पास कर दिया है और ऊपरी सदन में पारित होना बाकी है, और उसके बाद वहाँ के प्रेसिडेंट को उस पर दस्तखत करने हैं। आज चीन और नेपाल के बारे में इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता में छपने वाली खबरों का पोस्टमार्टम करके आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि आप रिपोर्ट्स के बिटवीन द लाइन यानी बैन सतूर क्या समझ सकते हैं। ये बहुत ही अहम है। मैं मीडिया स्टार वर्ल्ड के देखने वालों को खबर की तह तक कैसे पहुंचा जाता है वो भी समझाने की कोशिश करूंगा। जब पत्रकार अपने सोर्सेज के हवाले से यानी सूत्रों और ज़राए के हवाले से खबर लिखता है तो उसका क्या मतलब होता है, और आखिर खबर बताने वाला अधिकारी अपना नाम क्यों नहीं बताना चाहता। आज के एपिसोड में आपको इस हद तक बारीकी से समझाऊंगा ताकि आपको खबर पढ़ते हुए बीच में ही समझ में आने लगे कि आखिर माजरा क्या है, और जो नतीजा आप निकालेंगे वो लिखा हुआ नहीं होगा, लेकिन हकीकत वही होगी जो आप समझ रहे होंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर में पहुंच सकें। बड़ी खबर यह है कि चीन भारत के साथ बातचीत शुरू होने के बाद भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से उस तरह से पीछे नहीं हट रहा जैसे उसे हटना चाहिए था। दूसरी तरफ नेपाल से भारत कह रहा है कि नए नक्शे पर काम आगे ना बढ़ाओ, बातचीत कर लो। यानी दोनों फ्रंट पर ऐसा लग रहा है कि भारत के लिए कुछ बड़ा इम्तहान है, और भारत ये भी समझ रहा है कि चीन और नेपाल दोनों आपस में तालमेल से काम कर रहे हैं और भारत के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। अगर इंडियन एक्सप्रेस की आज छपने वाली रवीश तिवारी की रिपोर्ट में सरकारी सोर्सेज के हवाले से दी गई इंफॉर्मेशन पर भरोसा किया जाए तो नतीजा यही निकलता है। खबर में कहा गया है कि भारत और चीन के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट सुलझाने के लिए फौजी और डिप्लोमेटिक सतह पर बातचीत के बावजूद चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक्स्ट्रा फौजियों की तैनाती की है। सोर्सेज के हवाले से इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने यथास्थिति यानी स्टेटस को में बदलाव किया है और ज़्यादा फौजियों को तैनात किया गया है। इसके बाद जो बात भारत के सरकारी सोर्स ने बताई है वो काफ़ी अहम है और इससे लगता है कि हालात काबू से बाहर हैं। इस अधिकारी ने अपना नाम ना बताने की शर्त पर कहा है कि हमें ज़मीन पर अपनी ताकत दिखानी होगी, इसके बाद ही चीन बातचीत की मेज़ पर आएगा। आप इस सब के बीच बिटवीन द लाइन्स समझते चलें ताकि नतीजा निकालना आसान हो जाए। इसी अफसर ने एक और बात ऐसी बताई है जिससे लगता है कि चीन का रुख काफ़ी सख्त है। उन्होंने इशारा किया है कि लेफ्टिनेंट जनरल सतह पर अगले दौर की बातचीत तभी हो सकेगी जब गलवान और हॉट स्प्रिंग इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट्स 14, 15 और 17 से चीन वापस चला जाए। इससे पहले 6 जून को 14वें कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने चुशूल मोल्डी बॉर्डर पॉइंट पर साउथ शिनजियांग फौजी ज़िला कमांडर मेजर जनरल लियू लिन से मुलाकात की थी। भारत सरकार के सोर्स ने आगे कहा है कि चीन के फौजी अफसर सीनियर फौजी सतह यानी लेफ्टिनेंट जनरल की सतह पर बातचीत के लिए तैयार दिखे। हालांकि भारत सीनियर फौजी सतह पर बातचीत के एक और दौर के लिए जाने से पहले हॉट स्प्रिंग इलाके में 14, 15 और 17 पेट्रोलिंग पॉइंट से चीन की वापसी का इंतज़ार कर रहा है। ये बात काफ़ी अहम है और इससे चीन के सख्त रवैये का भी पता चल रहा है।
आपको याद दिला दूं कि पिछले सैटरडे 13 जून को भारत के सेना प्रमुख जनरल एम नरवाणे ने कहा था कि गलवान इलाके में चीन की वापसी शुरू हो गई है और दोनों तरफ की फौज मरहलेवार पीछे हट रही है। उन्होंने देहरादून में मीडिया से बात करते हुए बताया था कि दोनों मुल्कों के फौजी अफसरों की बातचीत बहुत फ़ायदेमंद रही है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हालात में बेहतरी आएगी। यहाँ तक आपने चीन के साथ क्या हो रहा है आप समझ चुके होंगे। आइए अब चलते हैं, आपको भारत नेपाल सीमा पर होने वाले विवाद पर क्या हो रहा है ये बता दूं। इस खबर को भी आप बिटवीन द लाइन्स समझने की कोशिश ज़रूर करें। मैं समझता हूं कि अगर हमें खबरों के बीच आने वाले फैक्ट्स को समझने का सलीका आ जाए तो दुनिया को समझना काफ़ी आसान हो जाता है। पॉलिटिकल लीडर्स क्या कहते हैं और हकीकत क्या है, उसके बीच के फ़र्क को आप जिस दिन समझने लगेंगे, मेरा समझना है कि यह बहुत ही अहम मरहला होगा और डेमोक्रेसी में रहने वाले नागरिकों की जिम्मेदारी और भी ज़्यादा हो जाती है। खबर की हेडिंग से ही बहुत कुछ समझ आ जाता है। आज की खबर की हेडिंग कुछ इस तरह से है, नेपाल से बॉर्डर डिस्प्यूट पर भारत बात करने को तैयार, शुरू हुई ओली सरकार को मनाने की कोशिश। साथ ही आगे बताया गया है कि नेपाल ने अपने नए नक्शे को मंजूरी देने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन पास करने के लिए तेज़ी से कदम बढ़ाया है, जिसमें काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा शामिल हैं। ये भारत के उत्तराखंड राज्य के इलाके हैं, लेकिन नेपाल सरकार अपना मालिकाना हक जता रही है। ये रिपोर्ट जाने माने पत्रकार शुभजीत रॉय और कृष्णा कौशिक ने लिखी है। रिपोर्ट के पहले ही सेंटेंस में भारत की हालत जाहिर हो रही है। कहा गया है कि भारत अब नेपाल से बॉर्डर डिस्प्यूट यानी सीमा विवाद पर बातचीत को तैयार हो गया है। नई दिल्ली ने काठमांडू से बातचीत के जरिए समस्या यानी प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश तेज कर दी है। इस खबर को भी इन पत्रकारों ने भारत सरकार के सोर्सेज के हवाले से लिखा है, यानी यहाँ भी अधिकारी अपना नाम जाहिर किए बिना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मंडे को सरकारी सोर्सेज ने इशारा दिया कि नई दिल्ली नेपाल के साथ सीमा विवाद पर काठमांडू के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है अगर नेपाल की केपी शर्मा ओली सरकार अनुकूल माहौल और सकारात्मक यानी सूटेबल माहौल और पॉजिटिव हालात बनाती है। यानी इससे महसूस होता है कि अब से पहले भारत बात करने के लिए तैयार नहीं था, अब तैयार हो गया है और अब इंतज़ार है इस बात का कि नेपाल सरकार बातचीत का माहौल बनाती है या नहीं। भारत सरकार के इन सोर्सेज ने इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकारों को बताया है कि नेपाल की ओली सरकार को नए नक्शे की नेपाल की पार्लियामेंट से मंजूरी लेने के प्रोसेस को फिलहाल रोकने के लिए कहा गया है और बातचीत के लिए बैक चैनल से मैसेज भिजवाए गए हैं। आपको बता दूं कि मंडे 15 जून को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी नेपाल और भारत के ताल्लुकात का हवाला देते हुए कहा था कि दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते रोटी और बोटी यानी रोज़ी और शादी ब्याह से जुड़े हुए हैं और इसे कभी ना तो भुलाया जा सकता है और ना ही झुटलाया जा सकता है। राजनाथ सिंह के इस बयान से भी लगता है कि भारत भावनात्मक यानी इमोशनल तरीके से नेपाल से फिर से ताल्लुकात नॉर्मल करना चाहता है और भारत को लगता है कि ताकत के इस्तेमाल से हालात और ख़राब हो सकते हैं। अब देखना यह है कि नेपाल पर इस इमोशनल बयान का कोई असर पड़ता है या नहीं। आपको बता दूं कि भारत के काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा जो कि उत्तराखंड का इस वक्त हिस्सा है को नेपाल अपने नए नक्शे में शामिल करके संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रतिनिधि सभा से पास करा चुका है और अब उच्च सदन यानी अपर हाउस राष्ट्रीय सभा में पास होने का इंतज़ार है। लेकिन अपर हाउस के मेंबर्स इस बिल को पास करने से पहले भारत के साथ बातचीत की अपील कर रहे हैं। 13 जून को नेपाल की प्रतिनिधि सभा में बिल पास होने पर रिएक्शन देते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने नेपाल के दावों को कृत्रिम इजाफा यानी आर्टिफिशियल एडिशन बताते हुए खारिज कर दिया था और कहा था कि इस दावे के पीछे हिस्टोरिकल फैक्ट्स और सबूतों की बुनियाद की कमी है और बॉर्डर डिस्प्यूट पर हमारे रुख की खिलाफ वर्जी करने वाला है। कालापानी झगड़े की वजह भारत और नेपाल के बीच कोई सीमा समझौता ना होना है। इस वक्त महाकाली नदी को ही भारत और नेपाल के बीच तयशुदा सीमा माना जाता है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले दौरे के दौरान काला पानी पर बातचीत हुई थी, लेकिन अब तक
इसको सुलझाया नहीं गया है। उधर भारत और चीन के बीच लद्दाख में हुई घुसपैठ के बारे में मीडिया स्टार वर्ल्ड ने हाल ही में 2 बार लेह में हिल काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष रिगजिन स्पल्बर से बात की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि चीन हर बार भारत की सीमा में अंदर घुस जाता है और बातचीत के नतीजे में कब्जा की हुई ज़मीन का 20% वापस दे देता है और 80% पर अपना कब्जा जारी रखता है। इस तरह से लद्दाख के लोगों की चरागाहें ख़त्म हो रही हैं और उनकी ज़िंदगी दिन ब दिन दूभर होती जा रही है। इसके अलावा भारत अपने चरवाहों को सीमा पर जाने की इजाज़त नहीं देता और ना ही सीमावर्ती इलाकों की तरक्की करता, जबकि चीन की तरफ इसके बरखिलाफ डेवलपमेंट भी है और अपने चरवाहों को सीमा के इलाके में आने की इजाज़त भी दी जाती है। लोकल लोग सीमा के बारे में फौजियों से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। ये बात रिगजिन स्पल्बर ने मीडिया स्टार वर्ल्ड को कही थी। आपने इस रिपोर्ट के ज़रिए इन दोनों फ्रंट पर यानी चीन के साथ लद्दाख इलाके में क्या हो रहा है और नेपाल बॉर्डर पर क्या हालात हैं, इसका अंदाज़ा लगा लिया होगा। ये पूरे भारत के लिए फ़िक्र की बात है कि आखिर हमारे पड़ोसियों के साथ रिश्ते क्यों बिगड़ते जा रहे हैं। भारत के मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक दोनों तरफ कमज़ोर ही नज़र आ रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि हम किसी विदेशी सरकार यानी अमेरिका और इजराइल के मशवरे पर नहीं, बल्कि अपने नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक अपने फ़ैसले खुद लें और पड़ोसी देशों से अच्छे ताल्लुकात बनाए रखें। मुझे लगता है कि अगर हम हथियार बेचने वाली लॉबी के चक्कर में ना पड़ें और सीधे पड़ोसियों से बात करें तो बेहतर नतीजा होगा। आपको याद दिला दूं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि वो भारत और चीन के बीच मध्यस्थ यानी मीडिएटर का रोल अदा कर सकते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से चीन के बारे में बात भी की थी। ये खुद बहुत बड़ा सियासी मजाक है कि ट्रंप, जिसके चीन से ताल्लुकात ख़राब हैं, वो मीडिएटर होने के लिए ऑफ़र कर रहे हैं। मीडिएटर होने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि दोनों देशों का उन पर भरोसा हो। अब से पहले वो कश्मीर के मामले पर भी भारत और पाकिस्तान के बीच मीडिएटर के रोल की ऑफ़र दे चुके हैं, लेकिन क्या उन ताकतों पर भरोसा किया जा सकता है जो कई दहाइयों से इस कोशिश में हैं कि चीन की बढ़ती ताकत को कंट्रोल करने के लिए भारत का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए वो भारत के नज़दीक आए हैं। 1998 में मैं खुद अमेरिका की हुकूमत के इनविटेशन पर अमेरिका गया था। उस वक्त वहाँ के पॉलिसी बनाने वाले संस्थान इस पर गौर कर रहे थे कि उनका अगला दुश्मन चीन होगा और उसे कंट्रोल करने के लिए वे भारत के नज़दीक जाएंगे। मैं समझता हूँ कि अब तक आपको इस इलाके की और इंटरनेशनल सियासत काफ़ी हद तक समझ आने लगी होगी। खबरों के बीच की खबर समझना खुद अपने आप में हुनर है। हम जितने जागरूक होकर रहेंगे उतना ही हमारा जनतंत्र यानी डेमोक्रेसी मजबूत होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।